हे एवरीवन, मेरा नाम अभिषेक है। और पिछले दिनों एक क्लिप आई है राहुल गांधी की, जिसमें वो एक जगह कैम्ब्रिज में और एक और किसी जगह यूके में कैसे इस चीज़ को डिस्क्राइब कर रहे हैं कि इंडिया में डेमोक्रेसी ख़त्म हो चुकी है। और अगर यूरोप में किसी जगह ऐसा हुआ होता तो इस बात पे कितना बड़ा विवाद होता। और इंडिया जो कि यूरोप से ऑलमोस्ट डबल है साइज़ में, या फिर पूरे यूरोप और वेस्टर्न यूरोप और अमेरिका को अगर इकट्ठा कर दें तो भी शायद उससे बड़ा हो, उस साइज़ की कंट्री, उस साइज़ के डेमोग्राफी से डेमोक्रेसी हट गई और कोई बात नहीं हो रही इस बारे में। अम, राहुल गांधी एक ऐसी फिगर है इंडियन पॉलिटिक्स की, जो कि एक बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड बैकग्राउंड से तो आ ही रहे हैं। उसके अलावा उनका क्लेम टू फेम क्या है ये मुझे आज तक समझ में नहीं आया। ज़्यादातर लोग उनको हाईलाइट करते हैं इस बात के ऊपर, या ज़्यादातर वो हाईलाइट होते हैं इस बात के ऊपर कि उन्होंने कोई बेवकूफ़ी भरा काम कर दिया होता है, जब तब वो हाईलाइट होते हैं। मतलब उनके लिए एक नाम है स्पेशली, पप्पू जिसको कहते हैं, जो कि उनको इसलिए दिया जाता है, जहाँ तक मेरी अंडरस्टैंडिंग है। बहुत बड़े दिमाग वाले काम करने के लिए उनको नहीं दिया जाता उनको, उनकी बेवकूफ़ी वाली जो हरकतें उनके लिए, उन हरकतों के लिए ये उनको दिया जाता है। और वो हरकतें वो होती हैं जब वो कुछ कई बार इस तरीके की बातें कर देते हैं कि दिस मॉर्निंग आई वेक अप आई वाज स्लीपिंग एट नाइट और समथिंग वट एवर, जो इस तरीके की उनकी बातें हैं जो कि मीम्स बन चुके हैं, वो जोक बन चुके हैं। कभी भी उनका भाषण सुनते हैं तो मुझे पर्सनली उनसे थोड़ी सी सहानुभूति है। आई फील फॉर हिम, क्योंकि जिस तरीके की उनसे एक्सपेक्टेशन रही, जिस बैकग्राउंड से वो आए, काइंड ऑफ उसको ना पूरा कर पाने का, उस पर पूरा ना उतर पाने का जो एक शोल्डर्स पे बर्डन होगा, वो बर्डन मुझे लगता है कि इंडिविजुअल के लिहाज से बहुत हैवी है। लेकिन थोड़ा सा उनके साथ शायद गलत भी हुआ है, क्योंकि हर इंसान हर चीज़ के लिए पैदा नहीं होता। और जस्ट बिकॉज आप किसी बैकग्राउंड से आ रहे हो, आपसे एक खास तरीके की एक्सपेक्टेशन रखना आपके साथ भी ज़्यादती है, क्योंकि हो सकता है कि आपका उस चीज़ की में इंटरेस्ट ना हो, यू नो। आई थिंक शाहजहाँ, हाँ, शाहजहाँ का ही बेटा था दारा शिकोह, जो कि जिसके बारे में ये मशहूर है कि वो बहुत ही लाइक सेक्युलर टाइप का गाय था और सबको साथ लेके चलने वाला बंदा। बट वो, जिसे कहते हैं, जंग लड़ने में या राजशाही हड़पने में इतना प्रोफिशिएंट नहीं था, इसीलिए वो औरंगज़ेब से हार गया। बट उसे करना पड़ा क्योंकि वो प्रिंस था, तो उसका ये फ़र्ज़ बनता था करना। तो वैसे ही राहुल गांधी का फ़र्ज़ बनता है, आई थिंक, ट्रेडिशन के हिसाब से, कि वो प्राइम मिनिस्टरशिप के लिए आए। आइडियली तो मैं नहीं कहूँगा ये फ़र्ज़ बनता है, क्योंकि इंडिया कोई लाइक एरिस्टोक्रेसी नहीं है। वो कुछ भी और काम कर सकते थे जिसमें वो अपने आप को बेहतर मानते, लेकिन सोसाइटी की एक्सपेक्टेशन, उनकी फैमिली की एक्सपेक्टेशन के अकॉर्डिंग आई थिंक ये उस इंडिविजुअल के साथ भी गलत है। बट एनीवे, ये एक डिफरेंट, बहुत लंबा टॉपिक है। इस पे आनंद रंगनाथन ने एक एक वीडियो देखा मैंने उनका। मैं श्योर नहीं हूँ कि ये इसी टॉपिक से रिलेटेड है या क्या, बट मैंने सोचा शायद अगर ये उससे रिलेटेड हो उनका, क्योंकि वो काफ़ी इंटेलेक्चुअल इंडिविजुअल है, चीज़ों को लॉजिक के तौर पे और एक ऑर्डर में कोहिसिव वे में एक्सप्लेन करते हैं। तो मैंने देखा कि उनका क्या कहना है, और उसके थ्रू बात करने का मौका मिलेगा इस बारे में। Good evening to you and everyone. Look, I've been waiting very patiently for my turn, and so can I please request the courtesy of a couple of minutes of uninterrupted time? You know, I've said this before. Making sense of Rahul Gandhi is as easy as consuming rasam with chopsticks. But on this England trip, I'm afraid he has truly lost his Italian marbles. I have already exposed his industrial scale lies a couple of days ago, but needless to say, he'll be back again with a bucket load of more lies and propaganda. But today, if I may, I'd like to focus on something else. On this facade of Rahul Gandhi being approachable and answering questions fearlessly from fearless independent journalists. Nothing could be further from the truth. These so-called journalists should be ashamed of themselves. I remember Rahul called a journalist pliant once. Well, his troop of lapdogs that he carries along is not only pliant but also compliant. Let me expose this Gandhi media. Number one. Here is point number 11 from the 2019 Congress manifesto under agriculture. Quote, Congress will repeal the Agriculture Produce Market Committees Act
and make trade in agriculture produce, including exports and interstate trade, free from all restrictions, unquote. Here is point number 21 from the 2019 Congress Manifesto under agriculture, quote, the Essential Commodities Act 1955 belongs to the age of controls. Congress promises to replace the act by an enabling law that can be invoked only in the case of emergencies, unquote. Moreover, the Punjab Contract Farming Act was being applied in Congress-ruled Punjab and had been all through the tenure of Captain Amarinder Singh. I now quote from it, quote, the Punjab Contract Farming Act is to provide for improved marketing of agricultural produce through contract farming and to regulate the development of efficient contract farming system by putting in place effective infrastructure for contract farming, unquote. Now the three farm laws brought in by Modi were Farmers Produce Trade and Commerce Promotion and Facilitation Act, Essential Commodities Amendment Act, and Farmers Empowerment and Protection Agreement on Price Assurance and Farm Services Act. They delivered exactly what the Congress promised or was already implementing, except that Modi had not repealed APMCs as the Congress wanted, but just provided the farmer with a choice to go through the APMCs or not. So if Rahul Gandhi said that the farm laws were black, wasn't his manifesto black too? But did any journalist gathered there ask him this? No. Two, what death of democracy is Rahul Gandhi talking of when Congress government in Chhattisgarh arrested a man who complained of power cut and charged him with sedition? When Congress government arrested 60 tribals and Dalits, including the Dalit activist and senior editor Sudhir Dhavle, under sedition charges and threw them in jail? When 12,000 people were charged with sedition under the UPA, including 8,000 people in a single day. And the Congress Home Minister then Chidambaram called them anti-nationals. When citizens were arrested by Congress government for merely calling a politician penguin. When a professor is arrested for sharing a Mamata cartoon in Bengal and acquitted after 11 years when Rahul Gandhi keeps quiet, or when the communist government in Kerala books 120 people for social media posts criticizing CM Vijayan and Rahul Gandhi keeps quiet. Or when there exist as many as 275 documented instances of brutal trampling of democracy under the Congress, 87 of those in the last 15 years, and Congress and Rahul Gandhi keep quiet. Did any journalist present there confront Rahul Gandhi with this fact? No. 3. What intolerance is Rahul Gandhi talking of when a Congress MLA Johir Lal says he won't work for Dalits as they didn't vote for him? Or when Congress's Harish Rawat says those who kill a cow have no right to live in India? Or when Congress legislators demand hanging of Kamlesh Tiwari? Or when Yasin Malik is celebrated by Congress's Manmohan Singh? Or when Congress leader Nilai Kannan laments why, quote, Modi and Shah have not been killed yet, unquote? Or when CM Stalin felicitates the man convicted in Rajiv Gandhi assassination and Rahul Gandhi keeps quiet? Or when Congress leader Shivraj Jivan says during Hathras court, 2 people should die from each side. A leader should die or some common man should die. Rahul Gandhi will come to the scene only after bullets start flying, unquote. Or when Congress leader Pradeep Manji is caught red-handed inciting riots in Odisha in the wake of a rape case ordering court, keep diesel and petrol ready. Once you get directions, set everything on fire, unquote. Or when Congress's leader Shakuntala Khatik is caught red-handed in June 2017 ordering a mob to burn down a police station in Mandsaur, did any journalist present there confront Rahul Gandhi with this fact? No. 4. What discrimination is Rahul Gandhi talking of when refugee Melu Ram, one of 2 lakh West Pakistan refugees who ran for their lives and settled in Kashmir, when Melu Ram and his children were barred from local jobs and welfare schemes? Gurkha Sagar Sahi, whose ancestors were brought to Kashmir to fight the invaders. Sahi won a gold medal in the Commonwealth Fencing Championships. Sahi applied for a job in JK Police. Sahi was rejected because he wasn't a domicile. Dalit Radhika Gill, her family was brought to Kashmir to work as sweepers in 1957. Radhika cleared the BSF entrance exam, but Radhika could only get a job as a sweeper because she wasn't a domicile. For 70 years, the human rights of lakhs of Dalits, Gurkhas, women, Sikhs, refugees were brutally trampled upon by the state. And its politicians, allies of Congress like Farooq Abdullah, who delighted in saying, and I quote, they want to abolish 370 and we'll remain silent. Inshallah, we will fight. We dare them.
Allah would want that we gain independence from India. Did any journalist present there confront Rahul with this fact? No. 5. What corruption is Rahul Gandhi talking of? When Modi's BJP was convicted of financial fraud through violating FCRA by the High Court. But it was Congress that supported Modi's retrospective amendment of the FCRA, thereby nullifying the court conviction. And you know why? Because the court had also convicted the Congress of the same FCRA fraud. But did any journalist gathered there ask him this? No. 6. What cowardice towards China is Rahul talking of when China managed to occupy 640 square kilometers of eastern Ladakh during the UPA? Or how between 2010 to 2013, China managed to make nearly 600 incursions into the Indian side? Or why the UPA did not disclose for 3 weeks a Chinese incursion on June 17, 2013 at Chumar for fear of public anger, forcing cancellation of a minister's visit to China? Or how on July 12, 2013, the Chinese entered 28 kilometers deep into our territory at Depsang? Or why the IAF proposal of an airstrike on Pakistani terror hideouts in the wake of 26/11 was ignored by the then Prime Minister as disclosed by Air Chief Dhanoa? Did any journalist present there confront Rahul Gandhi with this? No. 7. Congress is the party that demanded Indian citizenship for Bangladeshi minorities. Obviously, minorities in Bangladesh have to be Hindus and Christians and Sikhs, but protested Modi's CA law that delivered exactly this. This is the same Congress party that abuses Hindutva daily but runs a government or ran a government until recently with those who take pride in expounding Hindutva. This is a party that does temple runs but coins the phrase saffron terror. This is the party that opposes the communists in one state but strikes an alliance with them in the other. This is the party that doubts the surgical strikes but says it valorizes the Indian armed forces. This is the party that abuses and mistrusts the EVMs but runs multiple governments because of EVM electoral wins. This is the party that has abused and slandered Adani for years. But now their own governments in Rajasthan and Chhattisgarh are having Adani projects worth 85,000 crores and continuing with them, and have approved a slew of measures to help Adani make billions, including 1,600 hectares of land and multiple power projects. But did any journalist gathered there ask him this? No. 8. Rahul Gandhi says Modi is anti-minority, Well, here is the data. Minorities before 2014, 20,000 skill trained, 5% with government jobs, 3 crore scholarships, 70% girls school dropout rate. Minorities after 2014, 2 million skill trained, 10% with government jobs, 5 crore scholarships, free UPSC coaching, 30% girls school dropout rate, while our Muslim population is 14.2%. As many as 31.3% of homes under Awas Yojana, 33% of funds under Kisan Samman Nidhi, and 36% beneficiaries under Mudra Yojana have been Muslims. Housing, skilling, scholarships, government jobs. No other Prime Minister in living memory has comparatively done more for minorities than Modi. Did any journalist confront him with this data? No. 9. Reverting to the old pension scheme, a poll promise of the Congress that has now returned to power in Himachal will ruin the state's economy. Generations to come would suffer. But does that matter to Rahul? What is telling is that the new pension scheme was implemented by the Congress and the UP in 2005. There occurred extensive deliberations. The then Prime Minister Dr. Manmohan Singh was a votary of it. It was planned and executed under the aegis of Dr. Monteg Singh Ahluwalia. But of course, Rahul Gandhi knows more economics than Dr. Manmohan Singh and Dr. Monteg Singh Ahluwalia. Monteg Singh Ahluwalia has said OPS would lead to a fiscal disaster for states, and that quote, bringing back the old pension scheme is the biggest revenue or freebie invented, unquote. Himachal's debt to GDP is already 43%. It will rise soon. The pension expenditure has risen from 2% of revenue receipts in 80 to 20% now. Rahul is guiding a state to disaster, and many Congress states are gladly joining in this harakiri. But did any journalist gathered there ask him this? No. For want of time, I restrict myself, or I can go on and on and on with examples of what was never asked of Rahul Gandhi by the Darbari Gandhi meeting. यही मैं सोच रहा था इतनी देर से कि इन्होंने 10 के आसपास हिपोक्रेसीज कांग्रेस की गिना दी हैं, और जिस पे कि जिस भी मीडिया को उन्होंने इंटरव्यू दिया था उस पर कोई सवाल नहीं उठाया. इनफैक्ट ये 10 नहीं, कुछ और किसी और रिलेटेड चीज़ से भी रिलेटेड कोई सवाल नहीं उठाया. तो मैं यही सोचा था कि अगर ये गिनाने बैठ जाएं, अगर बंदा रिकॉर्ड करना शुरू करे कि इन्होंने क्या क्या
प्रॉब्लम्स की हैं या कहाँ कहाँ इनकी हिपोक्रेसी नज़र आती है साफ साफ, तो शायद पूरा दिन और पूरी रात निकल जाएगी, बट वो लिस्ट कंप्लीट नहीं होगी क्योंकि इनका ही शासन रहा है देश पे फॉर मोस्ट पीरियड। ठीक है, और ये भी समझ आता है जिसका जितना शासन होगा उसकी जितनी ज़्यादा गलती होगी। बट इनकी बातें सुन के, अब जैसे राहुल गांधी की बात सुनो आप, ठीक है, बनना है उनको प्राइम मिनिस्टर, ठीक है, उन उन एक सिंपल, सब कुछ भूल जाते हैं, एक सिंपल ग्राउंड रियलिटी पे लौट के आते हैं। वो जो जो प्रॉब्लम थोड़े दिन पहले वीरदास की थी ना, कि वो यहाँ की दुख जाके ना अमेरिकन के आगे गा रहा है, वैसे ही राहुल गांधी यहाँ के दुख जाके, मान लो दुख है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ के दुख जाके ब्रिटिशर्स के आगे गा रहा है उनकी यूनिवर्सिटीज़ में, उनके प्लेटफॉर्म्स पे, जैसे कि अभी भी वो हमारे ओवरलॉर्ड हो। पहली बात तो ये, और दूसरी बात, क्या वो दुख जेन्युइन भी है? क्या आज भी देश के कई राज्यों में कांग्रेस की गवर्नमेंट नहीं है? तो अगर इंडिया में डेमोक्रेसी नहीं बची तो आप कैसे शासन कर रहे हो उन स्टेट्स पे? या तो फिर ये बोलो कि हम भी डेमोक्रेटिक नहीं है, हमने भी कब्ज़ा लिया हुआ है उन स्टेट्स का, ये बोलो, या फिर हमने भी अनएथिकल तरीके से, इलीगल तरीके से कब्ज़ा किया हुआ है उन स्टेट्स पे। क्योंकि आप तो क्लेम कर रहे हो डेमोक्रेसी इंडिया में बची नहीं, तो फिर बहुत सारे स्टेट्स पे आपकी गवर्नमेंट कैसे है अभी भी? पहली चीज़ ये। दूसरी चीज़ ये कि जो करंट गवर्नमेंट है वो कैसे गवर्नमेंट बनी? वोटिंग हुई थी, वोट उन्होंने लिए, मेजोरिटी उन्होंने बनाई, तब जाके उन्होंने गवर्नमेंट बनाई प्रोसीजर से। कहीं उन्होंने प्रोसीजर तोड़ा गवर्नमेंट बनाने में? अगर नहीं, तो फिर डेमोक्रेसी कैसे डेड हो गई है? और फाइनली वही वाली बात कि ये चीज़ आप दुखड़ा जाके वहाँ क्या रो रहे हो? वो वहाँ से क्या हेल्प लेकर आओगे फिर यहाँ पे डेमोक्रेसी रिस्टोर करने के लिए इंडिया के बाहर से? ये होता है सेडेशन, कि अपने देश की करंट गवर्नमेंट, जो कि एक जेन्युइन गवर्नमेंट है जिसको कि लोग चाहते हैं, उनका बाहर जाके उन पे गलत आरोप लगाना, अपने देश की बेइज्जती करवाना, जो कि जेन्युइन चीज़ है भी नहीं। अगर कोई जेन्युइन प्रॉब्लम इंडिया में हो उसके बारे में कोई बात करे तो समझ में भी आता है। और तुम बात कर रहे हो इस बारे में, तुमने तो शासन ही किया यहाँ पे। ये लोग तो जुम्मा जुम्मा जिसे कहते हैं, 4 दिन नहीं हुए इनको आए हुए अभी। 2014 से लगा लो अब कितना टाइम हुआ है, एक बार इनकी पहली गवर्नमेंट बनी थी अटल बिहारी वाजपेयी जी के टाइम पे। तो बाकी तो सारा समय आप ही लोगों की गवर्नमेंट रही है। आपने किया क्या इस देश में? और आपने किया क्या कि लोग आपकी शक्ल नहीं देखना चाह रहे अब? आपकी गवर्नमेंट, आपको कोई पूछ नहीं रहा है, 100 सीटों से नीचे चले गए आप, जबकि आप सबसे बड़ी पार्टी थे फॉर द मेजोरिटी पीरियड ऑफ टाइम, जब से ये देश अस्तित्व में आया है। और ये आप जो कर रहे हैं ना, ये जो स्टंट्स आप कर रहे हैं, आपने पूरी यात्रा कर ली साउथ से लेके नॉर्थ, लाइक साउथ इंडिया से लेके नॉर्थ इंडिया तक के एंड पे, आपको रियलाइज़ होगा कुछ नहीं होने वाला आपका। तो आप इन हरकतों पे उतर आए हो, और ये जो आप हरकतें कर रहे हो ना, इससे आप कोई अपने पार्टी के भविष्य में या पार्टी के फेवर में कोई कोई आप ये चीज़ ऐड नहीं कर रहे हो। ये नुकसान पहुंचाएगी उल्टा और आपको। और इस देश के मेजॉरिटी लोगों का जो लिबरल आइडियाज़ से, जो क्या कहते हैं उसे, मोह भंग हो गया है ना, वो इसीलिए हुआ है क्योंकि आप जैसे सो कॉल्ड लिबरल लिबरल आइडियाज़ को डिफेंड नहीं कर रहे, सिर्फ अपनी पावर को ग्रैब करने के लिए इस तरीके के फेक आर्ग्यूमेंट्स बना रहे हो। और आपके द्वारा जो बनाए गए इकोसिस्टम से फ़ायदा लेने वाले जो जर्नलिस्ट हैं, वो क्योंकि इस इकोसिस्टम से आपके टुकड़ों में पलते हैं बेसिकली, तो आपकी बात को काट नहीं रहे हैं, आपकी बात को, जो जो कि एक गलत बात है, लोगों तक पहुंचाने के लिए जस्ट एक मीडियम मात्र बन रहे हैं। जैसा कि इन्होंने कहा, कोई भी काउंटर क्वेश्चन क्यों नहीं उठाया उन जैसे जर्नलिस्ट लोगों ने? तो बेसिकली क्योंकि लिबरल बेसिकली वो व्यक्ति है जो हर किसी के विचार सुने, ठीक है, हर किसी के विचार सुनने और उनको उनके विचार होने की कैपेसिटी रहनी चाहिए, इस चीज़ का फेवर करने वाला व्यक्ति है। बट आज के टाइम पे ऐसा कोई व्यक्ति बचा ही नहीं है। जो शायद शायद राइट आज के टाइम पे ज़्यादा सही मायने में लिबरल है, जो लिबरलिज्म की क्लासिकल डेफिनेशन है, मुकाबले लिबरल्स के। लिबरल्स बन गए आज के टाइम में एक्सट्रीमिस्ट, क्योंकि वो जो उनके हिसाब से नहीं मान रहा, जो उनके हिसाब से नहीं सोच रहा, वो उनके हिसाब से एग्जिस्ट नहीं होना चाहिए। ना वो व्यक्ति, ना वो विचार, ना वो संस्था, ना उस तरीके की कोई भी लाइक चीज़। तो इन सारी सिचुएशन के हिसाब से, और जो एक आम इंसान है जो सिर्फ सड़क पे है, जो एक आम एवरेज नागरिक है जिसका किसी भी ग्रुप से कोई लेना देना नहीं है, उसको ये चीज़, वो बेवकूफ़ नहीं है,
उसको ये चीज़ दिखती है कि जब आप ऐसे इल्ज़ाम लगा रहे हो जिनका कोई बेस नहीं है, सिर्फ इसलिए क्योंकि आप सत्ता में नहीं हो, आपको सत्ता मिले तो वो प्रॉब्लम नहीं रहेगी। तो वो देख रहा है कि भाई कल को ये थे, इन्होंने भी कुछ नहीं किया था, आज ये गवर्नमेंट है, इन्होंने कुछ किया है, लेकिन इनको ये ऐसे गालियाँ दे रहे हैं, ऐसे दिखा रहे हैं जैसे पता नहीं कौन सा देश में लाइक डिक्टेटरशिप लग गई हो। तो आम बंदे को ये सब दिखता है, उसको दिखता है कि कौन चोर है कौन नहीं है, कौन सच बोल रहा है कौन नहीं बोल रहा। तो वो वोट के टाइम पे मुंह से तो वो कुछ बोल नहीं सकता है, एक आम इंसान जो सड़क पे है उसके पास तो कोई साधन नहीं है इस चीज़ को दिखाने का। लेकिन जब वोट आते हैं, जब इलेक्शन आते हैं, तो वो दिखा देता है कि वो क्या सोचता है। और फिर आप लोगों को लगता है कि पता नहीं क्या हो गया देश में, डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। फिर आपको दिखता है डेमोक्रेसी ख़त्म हो गई। भाई डेमोक्रेसी लोगों की ही सोच को दिखाने या लोगों की सोच के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट बनाने का नाम है ना। तो उसी तरीके से बन रही है गवर्नमेंट, तो कैसे गई डेमोक्रेसी। और एक बात और भी, जहाँ जाके आप ये चीज़ें बोल रहे हो ना, वो लोग भी दो कौड़ी का भाव नहीं देते आपको ना, आपको कोई कोई रिस्पेक्ट है उन लोगों की नज़रों में, आपके जैसे लोगों की। तो जो ये एक्शन है, इन एक्शन के तहत मुझे तो नहीं लगता कि रहती ज़िंदगी में आप प्राइम मिनिस्टर बन पाएंगे। तो एक बूढ़े कोई जर्नलिस्ट थे, मैंने देखा उनके ही एक टॉक में, डिस्कशन में, और उन्होंने उठ के उनको कहा कि मैंने नेहरू जी के साथ भी मैंने आशीर्वाद लिया, उनके साथ टाइम स्पेंड किया है, उनसे मैंने आशीर्वाद लिया था पैर छू के। आपकी जो ग्रैंड मदर हैं इंदिरा गांधी, उनके साथ भी मैंने काम किया था। और उनका कहना ये था कि उनका सिर्फ राहुल गांधी के लिए एडवाइस ये थी कि थोड़ा सा आप लोगों की सोच की तरफ भी जाइए, सिर्फ अपने ही दिमाग से, जो आपके दिमाग में एक इको चैम्बर बना हुआ उसके नज़रिए से मत चलिए, लोगों को देखिए लोग क्या चाहते हैं। और उन जो वो एक अच्छी सलाह दे रहे थे, उन व्यक्ति को एक तरह से लाइक ही हैज़ नो क्वेश्चन करके उन्होंने लाइक डिफ्लेक्ट कर दिया बेसिकली। जब एंकर ने पूछा कि आपका क्वेश्चन क्या है, तो राहुल गांधी ने अपनी तरफ से ही आंसर दे दिया कि ही हैज़ नो क्वेश्चन। तो जब ये सोचा ना, तो विनाश काले विपरीत बुद्धि।